ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, C2C3 वाला, इसको समझना है आपको। देखिए मेरे साथ, आपके पास अगर कोई ऐसा कंपाउंड है CH3, और जैसे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3 होता है क्या? ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यस सर। इन होता है। उसको लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी पे कन्फॉर्मर्स के बारे में समझाएंगे आपको। तो यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। आपके पास होता है CH3 CH2 CH2 CH3, और आपने क्या बोला है, कार्बन 2 और कार्बन 3 के लॉन्ग कन्फॉर्मर्स लिखना है। से कार्बन 1 कार्बन 2 पे भी हो सकता था, हमने कार्बन 2 और कार्बन 3 पे एनालिसिस की बात करी है। अगर आप ध्यान दे हो रहे होंगे तो मैंने इस पे रोटेशन की बात करी, कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड। तो कार्बन सेकंड पे क्या लगा हुआ है भाई, तो यहाँ पे लगा है 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी लगा है 2 हाइड्रोजन, और ये CH3 ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये दो चीजें आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन 3, तो वही फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन से चलिए। अगर हम फ्रंट कार्बन को देखें तो फ्रंट कार्बन पे आपका जो होगा वो ये होगा, इस कार्बन पे, इस फ्रंट कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ है और एक H लगा है, एक H लगा है, और इस बैक कार्बन पे ये CH3 लगा है, ये H लगा है और ये H लगा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यही दिख रहा होगा, आप चेक कर लीजिए, कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड। तो कार्बन सेकंड पे क्या लगा है, 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल। कार्बन थर्ड पे क्या लगा है, 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल। मैंने पहले इक्लिप्स बनाया इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी बनाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब आइए इसको रोटेशन दिखाते हैं, 60 डिग्री रोटेट कराइए। जब आप 60 रोटेट कराओगे तो आप बैक कार्बन को घुमाओ, बैक कार्बन घुमाना आसान पड़ता है, तो बैक कार्बन को घुमाओगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो सब आपका मन है, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं कि सर आप क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, ये सब आपका मन है। उसमें मैं आपको ये बाउंडेशन नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए या क्लॉकवाइज घुमाइए, मैं क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए, आपने क्लॉकवाइज इसको घुमाया, होगा क्या, ये बनेगा, ये CH3HH तो रहेगा ही रहेगा। आप फ्रंट कार्बन को चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। आपने बैक कार्बन को चेंज करा कुछ ऐसे, बैक कार्बन को आपने चेंज करा कुछ ऐसे। ठीक, अब ये 60 रोटेट होकर ये बन गया। फिर इसको फर्दर 60 रोटेट करो। अगर फर्दर 60 रोटेट करने का मतलब 120 डिग्री, फर्दर 60 का मतलब 120 डिग्री। इनिशियल से देखेंगे तो 120, इनिशियल से देखोगे तो 120। अब यहाँ पे इसका रोटेशन देखेंगे अगर हम, तो ये बन जाएगा आपका फ्रंट पे, जो आप अपने से घुमा सकते हो, आपको यहाँ मेरे देखने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने तरीके से भी घुमा सकते हो, क्योंकि आपने इतने कन्फॉर्मर्स ड्रॉ किए हैं। अब आपको आइडिया तो लग ही गया है। ये यहाँ पे आ जाएगा CH3, H के पीछे ये H यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। फिर इसको 60 और घुमाओ, 60 और घुमाने का मतलब 180 डिग्री हो, ये 60 डिग्री फर्दर घुमाना है। तो इससे ये बनेगा क्या, इससे बनेगा ये कुछ ऐसा, ये फ्रंट जैसे है वैसे ही सेम रखिए, फ्रंट को मत चेंज करिए, बैक को चेंज करिए। इससे आपको बहुत चीज मिल जाएगा, कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार आप घुमाइए, आराम से घूमता रहेगा और आराम से आपका कुछ कुछ कन्फॉर्मर्स बनता रहेगा। इसके बाद फिर से इसको 60 घुमाइए, फिर से 60 घुमाने का मतलब 240 डिग्री, इनिशियल से ये 240 होगा, इसको कितने से घुमाइए, 240 डिग्री, और फर्दर 60। तो फ्रंट को सेम रखिए। भले आपको लिखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर बहुत लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार प्रैक्टिस के लिए लिख लो। अभी आप शुरुआत में लिख रहे हो, जब मैं लिख सकता हूँ तो आप तो लिख ही सकते हो, मेरी तो प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तब भी मैं लिख रहा हूँ, और आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको तो टेंशन नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये H है, ये H है, और ये CH3 है, और ये इसके बाद फिर से 60 घुमाइए, तो ये 300 डिग्री हो जाएगा, मतलब फिर से 60 घुमा। देखिए कहानी अब बनेगा, यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनने को पता चलेगा यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा इस पॉइंट से लेकर। तो फ्रंट पे सेम रखिए, CH3 H रखिए, और यहाँ से आपका ये बन गया CH3 यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा, और फिर से इसको 60 घुमाइए, मतलब ये हो जाएगा 360 डिग्री, और ये फर्दर 60 है,
इसका मतलब ये कन्फॉर्मर ऐसा बने। फ्रंट पे कुछ नहीं करिए, फ्रंट सेम ही रखिए जैसा कि आपने समझा है। फ्रंट को नहीं घुमाइए, बैक को घुमाना आसान पड़ता है इसलिए बैक को ही घुमाइए। मेरे हिसाब से CH3, ये H और ये H और ये CH3 इसी के जस्ट पीछे, और ये H और ये H, कुछ ऐसी कहानी बनेगी। यहाँ से एक बार पूरी तरह से देख लीजिए आप, ये ऐसी ही कहानी बनने वाली है। यहाँ पे देख रहे हो तो कन्फॉर्मर बना, जब आपने 60 60 60 रोटेट किया तो पहला ये कन्फॉर्मर बना, फिर ये 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 बना, और फिर लास्टली ये बना। तो भाई दो ही फॉर्म है, एक इक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। तो पहला वाला जो फॉर्म है वो इक्लिप्स है, ये वाला देखिए, ये इक्लिप्स है, ये इक्लिप्स है, ये इक्लिप्स है और ये इक्लिप्स है। लेकिन आप इक्लिप्स को ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अगर आपने इक्लिप्स को ध्यान से देखा तो आपको उस इक्लिप्स में भी डिफरेंस दिखाई देगा। पहले ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था, पहले सभी इक्लिप्स एक जैसे थे। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो प्रोपेन के कन्फॉर्मर्स में जितने भी इक्लिप्स हमने ड्रॉ किए थे वो सभी एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पे क्या सभी इक्लिप्स एक जैसे हैं? क्या यहाँ पे सभी इक्लिप्स एक जैसे नहीं है? तो कुछ ऐसा इक्लिप्स है जहाँ पे सेम सेम ग्रुप कॉन्साइड कर रहा है, कुछ ऐसा इक्लिप्स है जहाँ पे पूरा सेम सेम ग्रुप कॉन्साइड नहीं कर रहा है। एक ऐसा इक्लिप्स है जहाँ जहाँ पे पूरा, जैसे मिथाइल मिथाइल के साथ कॉन्साइड किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कॉन्साइड किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कॉन्साइड किया। यहाँ पे देखो एक CH3H कॉन्साइड किया, यहाँ CH3H कॉन्साइड किया, यहाँ H कॉन्साइड। तो जब सेम ग्रुप, सबका सेम सेम ग्रुप, मतलब उसी आदमी का उसका उसी आदमी के पीछे वो आदमी है, सेम सेम आदमी है, तो उस इक्लिप्स को बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स। ये फुल्ली इक्लिप्स है, देख रहे हो आप, फुल्ली इक्लिप्स। और ये वाला इक्लिप्स को बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स, देख रहे हो आप। एक पहला वाला जो है वो फुल्ली इक्लिप्स है और दूसरा वाला जो है वो पार्शियली इक्लिप्स है। क्यों? क्योंकि अगर सेम सेम ग्रुप एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स, मतलब कंप्लीट इक्लिप्स है, कंप्लीटली इक्लिप्स, फुल्ली। और ये पार्शियली, ये क्या है? पार्शियली। दोनों इक्लिप्स का ही फॉर्म है, फुल्ली और पार्शियली। ये दोनों किसका फॉर्म हुआ? सर तो मतलब सर इसमें सिर्फ एक ही फुली एक्लिप्स्ड होगा? हाँ, तो जितना एक है तो एक है, एक नहीं, लास्ट वाला भी फुल्ली इक्लिप्स है। दो ये दो फुल्ली तो इक्लिप्स है वो और तो दो मतलब पार्शियल इक्लिप्स। सेम ही है ना? उससे कोई मतलब, कन्फॉर्मर सब सेम ही होता है, कन्फॉर्मर का मतलब ही सेम होता है, कन्फॉर्मर हाँ यस सर, सर सेम तो होता सेम है। होते ही है, बस उसके रोटेशंस हैं। तो भाई अब उसको तो अलग, अब 360 डिग्री पे रोटेशन में तो सब सेम होता ही है। 360 डिग्री ऐसा चीज है जिसके रोटेशन से हर वो एक चीज सेम होता है। 360 रोटेशन चीजों को सेम करने के लिए किया जाता है। तो लिखना तो पड़ेगा ना 360 डिग्री एंगल पे भी। आपको एनर्जी डायग्राम जब यस बनाएगा सर। तो फुल्ली इक्लिप्स दिखाना तो पड़ेगा ही ना आपको। तो इसलिए यस सर। आपने इक्लिप्स के दो भाग कर दिए। कौन कौन से भाग हो गए? एक हो गए फुल्ली फुल्ली इक्लिप्स पार्शियल और एक पार्शियली। फुल्ली किसको बोले? जिसमें सेम 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 चीजें दिख रही है और सेम सेम के साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो वो फुल्ली इक्लिप्स है। नहीं, ऐसा लगता है? नहीं, फुल्ली इक्लिप्स, ये फुल्ली इक्लिप्स है। और इसमें क्या है? इसमें पार्शियली इक्लिप्स। देखो इसमें ऐसी चीजें हो गई, इसको फुली इक्लिप्स को ऐसे समझो आप, ऐसे समझो कि अगर IIT IIT है, सब IIT 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 IIT, मतलब IIT IIT के साथ कॉन्साइड करे, एक IIT और एक NIT कॉन्साइड कर जाए, वो पार्शियली होता है। उस इक्लिप्स को बोलते हैं पार्शियल। अगर IIT के साथ IIT कॉन्साइड करेगा तो उसको बोलते हैं फुल्ली। और ऐसा सिमिलर वे आपको यहाँ भी देखने, NIT 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 NIT, यहाँ पे IIT NIT, H को NIT मान लो और CH3 को IIT मान लो। दिस इज IIT, दिस इज IIT, NIT 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 NIT, यहाँ देखो IIT NIT, पार्शियल हो गया, इसको बोलेंगे पार्शियल। तो ये पार्शियल इक्लिप्स और ये फुल इक्लिप्स। अब यहाँ आइए, थोड़ा सा आगे देखिए, स्टैगर्ड में भी कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये स्टैगर्ड में देखिए, एक ऐसा ग्रुप है, इस वाले को देखिए और इस वाले को देखिए, दोनों को आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। क्या दोनों स्टैगर्ड सिमिलर है? क्या दोनों स्टैगर्ड सिमिलर है? दोनों स्टैगर्ड क्या यस सर सिमिलर है? दोनों, ये वाला तीसरे वाला और चौथे वाले को देखिए, थर्ड और फोर्थ, क्या दोनों स्टैगर्ड एक जैसा है, सिमिलर है? क्या दोनों नो सर स्टैगर्ड नो में सर रिपल्सन बराबर है? नहीं, दोनों नो रिपल्सन, नहीं सर, सर रेट में मिनिमम है। ये वंडरवाल रिपल्सन मिनिमम है इसमें, फोर्थ वाले में।
क्योंकि ये बड़ा बड़ा ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, तो Yes, sir. आईआईटी के Yes, sir. अपोजिट आईआईटी ही हो, एनआईटी के अपोजिट Yes, sir. एनआईटी ही हो, तो उसे बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। और आईआईटी के पीछे एनआईटी हो तो उसको बोलते हैं गॉच स्टैगर्ड। उसमें दो स्टैगर्ड के दो पार्ट हो गए, एक हो गए गॉच, ये देखो ये गॉच स्टैगर्ड बोला जाएगा इसको, गॉच स्टैगर्ड, GAUCHE, गॉच स्टैगर्ड। ये स्टैगर्ड का ही दो पार्ट है, ऐसा नहीं है कि ये गॉच स्टैगर्ड बोला जाएगा। और जब आईआईटी के अपोजिट आईआईटी सामने हो और एनआईटी के सामने एनआईटी हो तो उसको बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड। ये गॉच किसको बोलते हैं? गॉच का मतलब अगर अपोजिट वाला नहीं है तो वो गॉच है, और क्या, अदरवाइज एंटी, अदरवाइज गॉच, एंटी के अदरवाइज सब गॉच है। ये गॉच स्टैगर्ड नहीं है, देखो यहाँ पे CH3 हाँ का सर, थोड़ी है। मतलब सारे, तो यस सर, एंटी को छोड़ के बाकी सब गॉच हैं। हाँ, एंटी वाला में क्या होगा कि आईआईटी के अपोजिट आईआईटी ही हो, एनआईटी के अपोजिट एनआईटी ही हो, आईआईटी के अपोजिट आईआईटी हो तो उसको बोलेंगे एंटी, और आईआईटी के अपोजिट एनआईटी आ गया देखो तो उसको हो गया गॉच। स्टैगर्ड के दो फॉर्म हो गए, एक एंटी स्टैगर्ड और एक गॉच स्टैगर्ड। बस हो गया, कहानी खत्म। यहाँ देखो ये वाला पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा, ये होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये देखो ये CH3 ये वाला गॉच जैसा नहीं दिख रहा है, ये गॉच का ही पार्ट है ना, इसको बोलेंगे गॉच स्टैगर्ड, गॉच स्टैगर्ड, इसको बोलेंगे गॉच स्टैगर्ड। और इसको क्या बोलेंगे, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड है या नहीं, बोलो, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये है पूरा Yes, स्टैगर्ड sir. के दो पार्ट हो गए, एक गॉच स्टैगर्ड और एक एंटी स्टैगर्ड। और इक्लिप्स के दो पार्ट हो गए, एक पार्शियल इक्लिप्स और एक फुल्ली इक्लिप्स। ये है कंसेप्ट पार्शियल, फुल्ली। और आईआईटी के साथ कॉन्साइड करे तो फुल्ली इक्लिप्स, मतलब सेम सेम कॉन्साइड हो तो फुल्ली इक्लिप्स। और अगर सेम सेम कॉन्साइड ना हो, आईआईटी के बीच में एनआईटी आ जाए तो उससे आप कहते हैं पार्शियली इक्लिप्स। डायहेड्रल एंगल 0 होना चाहिए भाई, ये तो आपको ही पता है, डायहेड्रल एंगल 0 होना चाहिए, तब वो इक्लिप्स फॉर्म होता है। इक्लिप्स इस तरह से दिखाई देता है जैसा कि दिख रहा है। और स्टैगर्ड में एंगल 60 डिग्री के अंतराल पे आए तो स्टैगर्ड है। तो मैंने भी बोला कि स्टैगर्ड के दो फॉर्म हो गए, आईआईटी के सामने आईआईटी आ जाए, आईआईटी के अपोजिट आईआईटी हो तो उसको बोलेंगे एंटी स्टैगर्ड, और आईआईटी के अपोजिट एनआईटी हो तो उसको बोलेंगे गॉच स्टैगर्ड। बस इतनी बात है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन टोटल कन्फॉर्मर्स, 7 कन्फॉर्मर्स आपने बनाए हैं, इन सातों कन्फॉर्मर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप क्या कहिएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इन सातों कन्फॉर्मर्स में? एंटी स्टैगर्ड। स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो सत्य है। स्टैगर्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है इक्लिप्स से, और उस स्टैगर्ड में एंटी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे वांडर वाल रिपल्सन क्या है, कम है। बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट Yes, है। sir. आईआईटी बड़ा ग्रुप है, आईआईटी बहुत बड़ा चीज है, बड़ा चीज बड़े चीज के अपोजिट है तो रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है। यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप के बीच में रिपल्सन कम है, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप के बीच में रिपल्सन थोड़ा होगा। तो यहाँ पे वांडर वाल स्ट्रेंथ इसमें और इसमें देखो, इसमें ज्यादा होगा वांडर वाल स्ट्रेंथ, इसमें कम होगा वांडर वाल स्ट्रेंथ, इसीलिए एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी गॉच से ज्यादा होगा। स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, पहली बात। और उस स्टैगर्ड में सबसे ज्यादा कौन होगा? एंटी, फिर होगा गॉच, और इक्लिप्स में कौन होगा? पार्शियल व इक्लिप्स सबसे ज्यादा, उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स में सबसे ज्यादा वांडर वाल स्ट्रेन होगा, फुल्ली इक्लिप्स में सबसे ज्यादा क्या होगा? वांडर वाल स्ट्रेन होगा। टॉर्जनल स्ट्रेन भी होगा, वांडर वाल स्ट्रेन भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, और उस स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है? एंटी, ग्रेटर देन गॉच, ग्रेटर देन पार्शियल इक्लिप्स, ग्रेटर देन फुल्ली इक्लिप्स। स्टेबिलिटी ऑर्डर की कहानी अगर बोले, अगर मैं बोलूं स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं बेटा, तो आपको पता है, आपको पता है, ये सत्य हमेशा है, ये इक्लिप्स और स्टैगर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड होता है, ये सत्य हमेशा है। स्टैगर्ड मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। बट इस स्टैगर्ड में दो पार्ट आ गए, एक एंटी और एक गॉच, तो एंटी ज्यादा स्टेबल हो गया गॉच से, एंटी ज्यादा स्टेबल हो गया गॉच से। और इक्लिप्स में दो पार्ट आ गए, एक पार्शियल और एक फुल्ली।
पार्शियली ज्यादा हो गया, पार्शियली इक्लिप्स, इक्लिप्स मोर देन फुल्ली इक्लिप्स। देखिए आप समझिए कि आपके पास ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिला। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये मिला है तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर इसका अपोजिट मिलेगा, है या नहीं? अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको एंटी ग्रेटर देन गॉस ग्रेटर देन पार्शियली ग्रेटर देन फुल्ली इक्लिप्स मिला है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या मिलने वाला है बताइए? अगर आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी की ऑर्डर की बात करिएगा रिवर्स। तो अपोजिट हो अब इसका डायग्राम पूछा जाता है कि जो ब्यूटेन का कन्फॉर्मर्स होता है C2C3 के लॉन्ग, उसका डायग्राम कैसा होता है? ये फुल्ली इक्लिप्स है, पार्शियली इक्लिप्स है, इसके बाद ये गॉच है, और उसके बाद ये एंटी है। इसका एक बार डायग्राम भी बना सकते हो आप, एनर्जी लेवल डायग्राम एक बार बना लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम का क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, पूछता ऐसे है कि बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम, कौन सा एनर्जी लेवल डायग्राम ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स को शो करता है अलोंग C2C3 कार्बन, ऐसे लिखा रहेगा अलोंग C2C3 कार्बन के अलोंग ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स का ये कौन सा एनर्जी लेवल डायग्राम सही है। बेटा एक बार देख लेते हैं, और उसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि याद करिए, आपको समझ में आ गया है कि अब यहाँ पे जो कहानी होने वाली है वो यहाँ पे 4 डायग्राम बनेगा, 4 लेवल होगा यहाँ पे, 4 लेवल। एक फुल्ली इक्लिप्स का एक पोटेंशियल एनर्जी लेवल होगा, पार्शियली इक्लिप्स का एक पोटेंशियल एनर्जी लेवल होगा, गॉच स्टैगर्ड का एक पोटेंशियल एनर्जी लेवल होगा, एंटी स्टैगर्ड का एक पोटेंशियल एनर्जी लेवल होगा, है या नहीं? 4 लेवल पे जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? जाएगा ना? तो आपका Yes, sir. सही आंसर हो जाएगा। 4 लेवल में आपको कम ज्यादा दिखेगा, वो आप टिक कर सकते हो। तो आपको एनर्जी डायग्राम याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक बार देखा होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी डायग्राम जितना मैं बड़ा बनाऊंगा उससे कहीं छोटा आपको आपके ऑप्शन में दिखाई देगा। ऐसा नहीं है वो इतना बड़ा दिखाई देगा, जितना मैं बड़ा आपको दिखाऊंगा उतना बड़ा आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऑप्शन उनके छोटे जगह में उनको रखने पड़ते हैं 4 ऑप्शन, तो उतना बड़ा तो नहीं दिखाएंगे जितना हम दिखा रहे हैं आपको। इसलिए आपको थोड़ा बारीकियों से उसे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अप डाउन लगा हुआ है, उसे आप टिक कर पाएंगे। देखिए अब मेरे साथ देख लीजिए, आपके पास 4 लेवल तो बनना ही चाहिए। एक फुल्ली इक्लिप्स्ड का लेवल होगा, एक आपका पार्शियली इक्लिप्स का लेवल होगा, उसके बाद गॉच का होगा और एंटी का होगा। ये बात समझ में भी आता है सही बच्चों को? ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है डाइहेड्रल एंगल, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आइए, 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या नाम है? फुल इक्लिप्स। 0 डिग्री पे क्या है? फुल इक्लिप्स। 60 डिग्री पे क्या है? 60 डिग्री पे क्या है? तो ये वाला फुल्ली इक्लिप्स बना दीजिए, ये फुल्ली बना दीजिए, ये पार्शियली बना दीजिए, ये आप एंटी गॉच, पहले किस्मत, हाँ गॉच बना दीजिए इसको। पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, और नीचे वाले को एंटी बना दीजिए, अभी ठीक होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। 60 डिग्री, 0 डिग्री पे फुल्ली इक्लिप्स, 60 डिग्री पे। सर हाँ बोलिए। सर सब में गैप बराबर होगा क्या? गैप बराबर कर, उसका हम डायग्राम बना रहे हैं यार, कहाँ डेटा है यार, थोड़ा कम Yes, ज्यादा sir. बना लेना, उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्वेश्चन मार्क नहीं है बेटा। वो डायग्राम में आपको एनर्जी का ये नहीं पूछेंगे कि डिफरेंस एनर्जी का इतना में कितना है, इसमें कितना, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है बेटा, ये थ्योरेटिकल डेटा नहीं है। तो हमने गैप जो थोड़ा बनाया है वो दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाया है। अब कम ज्यादा बना सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता है, वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि डायग्राम में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किसका, वो ऐसा नहीं देंगे, इतना बारीकी नहीं देंगे कि एक बहुत थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस दिखा रहा है, एक बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा रहा है, ऐसा नहीं देंगे, उसका टेंशन आप मत लीजिए। अब देखिए 60 डिग्री पे कौन सा स्टैगर था? गॉच। 120 डिग्री पे कौन सा था? 120 डिग्री पे देखे होंगे तो पार्शियल दिखा होगा। 180 डिग्री पे क्या दिखा होगा आपको? 180 डिग्री पे आपको एंटी दिखा होगा। 180 डिग्री के बाद 240 डिग्री पे आप देखिए क्या दिखा है आपको? पार्शियली इक्लिप्स दिखा होगा। 300 डिग्री पे आपको क्या दिखा है? 300 डिग्री पे आपको गॉच दिखा है, और 360 डिग्री पे क्या दिखा है आपको? फुल इक्लिप्स दिखा। बस हो गया, डायग्राम बन गया। डायग्राम में कुछ नहीं था, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये है डायग्राम भाई,
ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा, बस देख लेना एक नीचे है कि नहीं लाइन, सबसे नीचे एंटी वाला लाइन होगा, तो लाइन बराबर होगा गॉज का लाइन, दो लाइन इक्लिप्स का होगा ये वाला पार्शियली का, ये दो लाइन फुल्ली का हो गया। ये डायग्राम है काम का था। 60 वाला गॉज पे है ना? हाँ 60 वाला गॉज पे है, जो डायग्राम गॉज लाइन का बनाएंगे ना, देखो 120 वाला पार्शियल पे है और 180 वाला एंटी पे है, 240 वाला पार्शियल पे है। जो आपका ऊपर डायग्राम बना है कन्फॉर्मर्स बना है, देख लीजिए कन्फॉर्मर्स देख लीजिए आप। 60 पे आपका ये बन जाएगा, 60 पे तो आप दिख भी रहा है ना, 60 पे तो गॉज बना है, देखिए आप आपके उसमें बना हुआ है। आप जो डायग्राम मैंने बनाया उसी को देखकर ही बनाया है, ऐसा नहीं कि अपने तरफ से बना दिया। ये डायग्राम है देखो, बस आपको यहाँ पे जितने भी कन्फॉर्मर्स हैं वो डिजेनरेट नहीं दिख रहे हैं, डिजेनरेट नहीं दिख रहे, तो आपको ये डायग्राम फिट नहीं हो गया। आप नहीं समझ जाओगे। अगर ब्यूटेन का कन्फॉर्मर्स के लिए एनर्जी डायग्राम बोला, एंटी वाला लाइन एक नीचे झुका होना चाहिए, बस एक झुका होना चाहिए, दो गॉज बराबर होने चाहिए, दो गॉज लाइन, दो पार्शियल इक्लिप्स और दो फुल इक्लिप्स, ऐसे बस हो गया। और आपसे ये नहीं पूछेगा गैप कितना, गैप नहीं जानना है आपको, गैप आप जान भी नहीं सकते, क्योंकि गैप जानने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए। तो जरूरत नहीं है अपने को कि हम किसके इसके बीच में कितना गैप है, इसके बीच में कितना गैप है और इसके बीच में कितना गैप है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारा। मार्क क्या है, एनर्जी डायग्राम में आपको ऐसे ही डायग्राम दिया होगा, ऐसे 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 दिया होगा, तो उसमें कहीं कहीं पे क्या करेगा, कि सब बराबर कर देगा। सब बराबर वाला तो आंसर नहीं होगा, एक एंटी वाला नीचे आना चाहिए, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। एक बार इसके दिमाग में आप देख लें, आपका एक एंटी वाला लाइन हो गया नीचे की तरफ, दो गॉज लाइन, दो गॉज के दो एनर्जी बराबर, दो पार्शियल इक्लिप्स और दो फुल इक्लिप्स, ऐसे बस काम खत्म। इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ऑल कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन आर नॉट डीजेनरेट, ऑल कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन आर नॉट डीजेनरेट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, यहाँ बोलिएगा ऑल कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन आर नॉट डीजेनरेट, क्या बोलिएगा, all conformers all conformers of butane are not degenerate, all conformers of butane are not degenerate, ब्यूटेन के सभी कन्फॉर्मर्स डिजेनरेट नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है, पूछता है क्या ब्यूटेन के सभी कन्फॉर्मर्स डिजेनरेट होते हैं, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, ब्यूटेन के सभी कन्फॉर्मर्स डिजेनरेट नहीं होते हैं। क्लियर, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। गॉस यस सर। का नाम भी आपने सुन लिया, एक्स्ट्रा नाम भी आपके पास आ गया, और एंटी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है गॉज स्टैगर्ड से, एंटी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है गॉज स्टैगर्ड से, एंड देन पार्शियली एंड देन फुल्ली। ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और बातें करते हैं, तो और एनालिसिस करते हैं। देखिए मेरे साथ देखिए थोड़ा, आप एक डायग्राम को देखिए, किस डायग्राम को देखेंगे आप देखिए, आप कन्फॉर्मर्स गॉच वाला दो देखिए, दो गॉच फॉर्म को देखिए, दो गॉच फॉर्म को देखिए, दो गॉच फॉर्म को एनालिसिस करिए। आपको क्या लगता है वो दोनों गॉच फॉर्म एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या? क्या ये दोनों गॉच फॉर्म यस सर, दूसरे का यस mirror सर, image? यस सर, और अगर ये सर। मिरर इमेज है, और क्या ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी है? क्या ये मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर यस सर, भी है? यस। यस सर, इस कन्फॉर्मेशनल जो दो गॉच स्टैगर दिख रहा है, क्या इसको हम कन्फॉर्मेशनल इनांसियोमर्स बोल सकते हैं? क्या मैं इसको बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं गॉच फॉर्म को, दोनों गॉच को हम कन्फॉर्मेशनल इनांसियोमर्स बोलेंगे। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, जब आप कुछ चीज बोलते हैं तो थोड़ा सा एक बार आपको उसको जज करने की जरूरत है। ये बात एकदम सही है कि ये दोनों गॉच फॉर्म कन्फॉर्मेशनल इनांसियोमर्स है, ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए अगर मैंने कोई ये देखा और मुझे उसका मिरर इमेज दिख गया, तो मैं उसको कन्फॉर्मेशनल इनांसियोमर्स बोल दे रहा हूँ। उसके पहले एक चीज सुनिश्चित कर लीजिए, क्या वो एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स है या नहीं।
पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, कभी भी जब भी आप कन्फॉर्मेशनल इनांशियोमर्स बोलें तो बोल सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं बोलना है, आपको बोल सकते हैं, लेकिन ये आप निश्चित कर लीजिए कि वो एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स है। अगर वो कन्फॉर्मर्स नहीं है तो उसको आप कन्फॉर्मेशनल इनांशियोमर्स नहीं बोलिए। फिर से सुनिए एक बार, फिर से सुनिए, ये दोनों कन्फॉर्मर्स एक दूसरे का है। पहली बात क्यों है, कैसे मैंने समझा ये दोनों एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स है, क्योंकि मैंने यहाँ बना रखा है इसलिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे मान लो इसका और इसका कन्फॉर्मर समझना है, समझिएगा थोड़ा सा, कोई भी चीज बोलने से पहले एक बार थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें होगी आपको तो लगेगा कि ये दोनों कन्फॉर्मर्स है, लगेगा, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया रहेगा, तो आपको कभी महसूस हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे कन्फॉर्मर्स है, और आप बार बार उसको कन्फॉर्मर्स बोलेंगे। कभी कभी आप जो देखते हो वो कभी कभी होता नहीं है, कहानी यहाँ नीट पे वाली सर शायद नहीं हो गया सर। तो इसमें कहानी कैसे समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे कन्फॉर्मर्स है, तो इसको रोटेट करा के देखिएगा, अगर ये आ जा रहा है, इसको कैसे भी रोटेट करिएगा, चाहे आप क्लॉकवाइज चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा, और अगर ये इसका आ जा रहा है डायग्राम, इसके रोटेशन से ये डायग्राम आता है तो वो कन्फॉर्मर्स है, और अगर इसके रोटेशन से ये डायग्राम नहीं आता है तो वो कन्फॉर्मर्स नहीं है। देख लीजिए, क्या ये रोटेशन से ही आ जाएगा? यस, आ जाएगा ना। आप यस इसको सर, आ जाएगा। 180 डिग्री रोटेट करिएगा, 180 डिग्री, तो ये CH3 जो है 180 डिग्री से नहीं, 180 डिग्री से नहीं, 240 से, 240 से, सो 200। या या यस सर, एंटी बस आ क्लॉकवाइज जाएगा। घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज 120 से, एंटी क्लॉकवाइज 120 से आ जाएगा। तो इसमें जब पीओएस है तो इनहेंसमेंट कैसे हो गया? पीओएस नहीं, हमने नहीं नहीं नहीं, पीओएस कहाँ है इसमें? पीओएस तो है, सर देखिए, यस, पीओएस तो है ही, तो पक्का है सर। ये रुकिए थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूँ, पीओएस है, समझ गया मैं सब कुछ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कन्फर्म ये एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं, ये बताइए पहले। यस हम सर, है। कन्फॉर्मेशनल इनांशियोमर्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम कॉन्फ़िगरेशनल इनांशियोमर्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए दोनों चीजों को। ठीक है, समझ। अभी मैं यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल इनांशियोमर्स को डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशनल को डिस्कस जब करूंगा तब आपका जो क्वेश्चन होगा वो आप मुझसे बोलिएगा। अभी मैं ऑप्टिकल एक्टिव बता भी नहीं रहा हूँ, मैंने ऑप्टिकल एक्टिव का नाम लिया नहीं लिया? नहीं सर। तो आपको अभी आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा है एनांशियोमर्स का, यही ना पढ़ा है? वो नॉन सुपर मिरर इमेज है सर। और ये नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज है कि नहीं? यस सर, है सर। ये नॉन सुपर इम्पोज है सर। मिरर इमेज है। तो पहले जब भी कोई भी चीज अगर आप कन्फॉर्मर्स बोल रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या वो एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स है भी या नहीं। तो कैसे कन्फॉर्मर्स पता चलेगा? इसको रोटेट करके देखिए, क्या ये आ रहा है? अगर इसको रोटेट करने से ये आ रहा है तो वो कन्फॉर्मेशनल है, अदरवाइज वो कॉन्फ़िगरेशनल है, अदरवाइज वो कॉन्फ़िगरेशनल में जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन की बातें हम बाद में बताएंगे। अभी की बात इतनी बात समझिए, पहले कुछ बातें और समझिए, फिर धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा कैसे और इसको इन्हांस कर सकते हैं हम लोग। पहले इसको सुनिए, इस गॉच फॉर्म को आप सेकंड नंबर मानिए। पहले इस गॉच स्टैगर्ड को आप 1 2 3 4 5 नंबर मानिए, 2 और 5 नंबरिंग कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अच्छा 1 2 3 4, ये 5 है, इसको 6 ले लीजिए, और इसके बाद 7। अभी रुकिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, तो आप चीज़ों को सीख पाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत है तो थोड़ा सा पेशेंस बनाना ही पड़ेगा आपको, बिना पेशेंस के चीज़ों को आप नहीं सीख पाएंगे। देखिए, आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया, 7 कन्फॉर्मर्स बने थे, तो दूसरा और छठे में रिलेशन क्या है? 2 and 6 आर कन्फॉर्मेशनल इनांशियोमर्स, एंड 2 और 4 में क्या रिलेशन है बेटा? 2 और 4 में क्या रिलेशन है? 2 और 4 क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं। क्या 2 और 4 एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं, है कि नहीं? सर बोलो। नहीं है सर मिरर इमेज। नहीं है सर। नहीं है सर। और 2 और 4 मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पॉसिबल भी नहीं है। 2 और यस 4 सर। तो इसको क्या बोलेंगे? डायस्ट्रियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। डेफिनेशन यही तो है, नाइदर मिरर इमेज Yes, नॉर sir. सुपर इम्पॉसिबल, नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पॉसिबल, डायस्ट्रियोमर्स होता है। तो 2 और 4 में कॉन्फॉर्मेशनल डायस्ट्रियोमर्स है, और 2 और 6 क्या है? कन्फॉर्मेशनल एनांशियोमर्स है या नहीं? तो पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं, तो आप थोड़ा परेशान ज्यादा हो जाओगे। एक ही शब्दों को
अगर एक ही चीज को मैं एक से ज्यादा शब्दों को एक बार में बोलूंगा तो आप कम समझोगे, तो थोड़ा लिखते चलते हैं, फिर उससे बातें करेंगे। 2 and 6 are, 2 and 6 are conformational, conformational enantiomers, conformational enantiomers। उसके बाद 2 and 4 are conformational diastereomers। तो डेफिनेशन से मैंने इसको देखा है, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे ऐसे ही देखा है। कन्फॉर्मेशनल डायस्ट्री एडवांस कंसेप्ट ये आपके मॉडल में नहीं दिया हुआ है, उस मॉडल में आपको कन्फॉर्मेशनल इनांशियोमर्स का कोई शब्द नहीं दिया हुआ है, थ्योरी के शब्द में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है जिसके बेसिस पे आप ये समझते हो। आप समझिए 2 और 6 कन्फॉर्मेशनल इनांशियोमर्स है, 2 और 4 कन्फॉर्मेशनल डायस्ट्रोमर्स है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप इस शब्द को बोलें, उस शब्द से पहले आप एक चीज जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि वो कन्फॉर्मर्स है भी या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर रोटेशन करने से वो सेम नहीं आता है तो वो कन्फॉर्मर्स नहीं है। यहाँ लिख रहा हूँ, हिंदी में लिखूंगा, यदि, इससे थोड़ा फील आएगा आपको, यदि रोटेशन करने से, यदि रोटेशन करने से सेम नहीं आता है, यदि रोटेशन करने से सेम नहीं आता है, नहीं आता, हिंदी में आप लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, सेम नहीं आता है तो वो कन्फॉर्मर्स नहीं होता है, वो कन्फॉर्मर्स नहीं होता है, वो कन्फॉर्मर्स नहीं होता है। फिर से समझिए, यदि रोटेशन करने से सेम नहीं आता है तो वो कन्फॉर्मर्स नहीं होता है, समझिए। और जब वो कन्फॉर्मर्स नहीं है तो ये शब्द भी नहीं आता है। फिर अगर वो कन्फॉर्मर्स नहीं है तो ये शब्द भी नहीं आता है। फिर अगर वो कन्फॉर्मर्स नहीं है तो ये शब्द भी नहीं आता है। फिर समझिए, समझने की कोशिश करिए, यदि रोटेशन करने से सेम नहीं आता है तो कन्फॉर्मर्स नहीं होता है। बात तो समझ में आया। इस कन्फॉर्मेशनल इनांशियोमर्स बोलने से पहले ये क्लियर करिए कि वो कन्फॉर्मर्स एक दूसरे का है भी कि नहीं है भी कि नहीं है। जैसे इसको एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपने इसको अभी समझा नहीं होगा, सर ऐसा कैसे हो सकता है सर कि नहीं आएगा, हम तो सर ले ही आएंगे, चाहे जो भी हो जाए हम उसको तो कर ही देंगे सर। आप एक एग्जाम्पल समझाइए मुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, पहले आप कन्फॉर्मेशनल इनांशियोमर्स और कन्फॉर्मेशनल डायस्ट्रोमर्स बोलने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि वो कन्फॉर्मर्स है भी या नहीं है। देखिए कैसे, देखिए कैसे। सपोज करो एक कंपाउंड है ऐसा, सपोज करो बेटा, इसको समझना थोड़ा सा, मेरे साथ सीखोगे तो आप ये सीख जाओगे। एक कंपाउंड ऐसा है, यहाँ पे है COH, यहाँ पे एक CH3 ले लेते हैं बेटा, ये CH3H लिखा हुआ है, CH3H लिखा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ये है COOH है, ये COOH है, और यहाँ पे आपका ये CH3 है, और यहाँ पे ये आपका H है, सपोज कर लीजिए। अब आइए इस पे आइए, इस कंपाउंड में ऐसे दिया हुआ है, यहाँ लिखा है COOH लिखा है, यहाँ पे लिखा है CH3H लिखा है। सपोज करिए ऐसा लिखा है COOH CH3H लिखा है, ठीक है, ठीक है ना बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है ये बात? आ रहा क्लियर? है सर, आ रहा है। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये लिखा है COOH, और यहाँ लिखा है CH3, और यहाँ लिखा है H। अब नहीं आप सर, नहीं। अब ये चीज पहले क्लियर करिए, ये एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स है या नहीं, पहले ये नहीं क्लियर नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। ये एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या? पहले तो नहीं है। तो एक तरह से मुझे ऐसा नो लगता सर। है, देखो एक संभावना, देखो क्या है संभावना, बच्चा क्या सोचेगा कि एक तो ये दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, पहली बात। तो बच्चा ये कहेगा कि सर मैं तो सोच रहा हूँ ये कन्फॉर्मेशनल डायस्ट्रोमर्स है। तो मैंने बच्चा को बोला कि रुको भाई, थोड़ा सा मुझे ये बताओ, क्या ये एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स है?
किसी भी तरह से रोटेट करने से ये स्ट्रक्चर आएगा, किसी भी तरह की नहीं आएगा रोटेट करने से आएगा। अब देखो ये दोनों एक दूसरे का जस्ट सेम शब्द लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, क्योंकि रिप्रेजेंट जब किया रहता है ना तो बच्चा के दिमाग में होता है ये कन्फॉर्मर्स है। बेटा आप इसको रोटेट करोगे ना तो COH यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन CH3 यहाँ आना चाहिए। अगर आप Yes, COH यहाँ sir, लाओगे तो HCOH. CH3 यहाँ आना चाहिए, जबकि CH3 यहाँ आ रहा है। और फिर आप कैसे भी रोटेट करोगे तो ये दूसरे का, ये दोनों आ ही नहीं सकता है, इससे ये कभी बन ही नहीं सकता। आप चेक कर लो, अगर आप विश्वास ना हो तो आप चेक कर लो, ये एक दूसरे से कन्फॉर्मर्स है ही नहीं भाई, ये दोनों कन्फॉर्मर्स ही नहीं है। और जब दोनों कन्फॉर्मेशनल कन्फॉर्मर्स नहीं है तो 10 शब्द नहीं आएगा, ना कन्फॉर्मेशनल इनांशियोमर्स आएगा, ना ही कन्फॉर्मेशनल डायस्ट्रियोमर्स आएगा बेटा। तो these are not conformers, these are not conformers, is it clear or not? समझ में आया? तो यही मैं लिखा है कि यदि रोटेशन करने से सेम नहीं आता है सर इसमें रोटेशन पीछे वाले का ही देखेंगे ना? हाँ बैक देखो, फ्रंट वाला तो सेम है, फ्रंट वाले में तो कुछ किया ही नहीं ना। फ्रंट वाला देखो एकदम सेम सिमिलर से, तो फ्रंट वाले को क्यों करोगे? फ्रंट वाला तो तुमको मिल ही ना रहा है सेम सेम, तो बैक Yes, वाले को sir. ही करोगे ना। तो बैक वाले को CH3 को यहाँ, COH को यहाँ लाओगे तो CH3 यहाँ आना चाहिए, यस सर, यहाँ आ जाएगा। तो CH3 यहाँ तो आ नहीं रहा है, COH यहाँ आया तो CH3 यस सर, यहाँ। आएगा नहीं। इसका मतलब ये कन्फॉर्मर्स नहीं है, दिस आर नॉट कन्फॉर्मर्स। ये कन्फॉर्मर्स मत बोल दीजिएगा, देखने में भले लग रहा है लेकिन ये एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स है ही नहीं। दिस आर नॉट, इतनी बारीकियां हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी कन्फॉर्मर्स जैसा रिप्रेजेंट किया रहता है तो हम धड़ल्ले से बोलने लग जाते हैं कि वो कन्फॉर्मर्स है, लेकिन ये एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स नहीं है। तो इसलिए इस नाम में ये नहीं आएगा, कन्फॉर्मेशनल डायस्ट्रियोमर्स नहीं आएगा, कन्फॉर्मेशनल डायस्ट्रियोमर्स शब्द नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स नहीं है। तो पहले जब भी आप क्वेश्चन को बनाएं और आपको कन्फॉर्मेशनल इनांशियोमर्स बोलना है, मान लो बोलना है, तो पहले ये देख लें कि वो एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स है या नहीं है। अगर है और मिरर इमेज दिख रहा है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल दिख रहा है, तो बेधड़क आप इनांशियोमर्स बोलिए, बेधड़क बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो कन्फॉर्मर्स दो दिए हुए हैं क्वेश्चन, कंपाउंड 1 कंपाउंड 2, वो एक दोनों दूसरे का कन्फॉर्मर्स है और अगर वो नहीं, मिरर इमेज नहीं है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो डायस्ट्रियोमर्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फॉर्मेशनल डायस्ट्रियोमर्स बोलिए। कन्फॉर्मर्स पहले चेक करिए, उसके बाद वो दो शब्द बोलिए, अन्यथा मत बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। तो ये बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया? और ये कुछ हमने Yes, sir. आपको समझा दिया कि कन्फॉर्मर्स नहीं है, दीज आर नॉट कन्फॉर्मर्स। तो ये क्या है फिर? अब ये क्वेश्चन आता है क्या है फिर सर, क्या रिलेशन है सर इनका? तो ये रिलेशन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, इसका आगे जाकर ये कॉन्फिगरेशनल हो जाएगा। जब कन्फॉर्मेशनल नहीं है, कन्फॉर्मर्स नहीं है, तो क्या होगा? कॉन्फिगरेशन होगा। तो वो कॉन्फिगरेशन में भी जस्ट थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको इन दोनों में क्या रिलेशन है, आगे की बात करेंगे। चलिए ठीक है, समझ आया? समझ आया? यस सर। आ गया? अब चलिए Yes, sir. और आपको क्लियर करते हैं और थोड़ा समझाते हैं, एक चीज और समझाते हैं। देखिए मेरे साथ और सुनिएगा तो धीरे धीरे और भी बातें इससे निकाल लेंगे हम। फिर जब हम क्वेश्चन पे आगे आएंगे ना तो मजा आएगा हमें। अब आप देखिए थोड़ा और बातें मैं आप यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, ध्यान से देखिए। आप जो एंटी फॉर्म देख रहे हैं, ये एंटी फॉर्म देख रहे हैं, ये एंटी फॉर्म देख रहे हैं, एंटी फॉर्म, एंटी जो कन्फॉर्मर्स होता है, एंटी कन्फॉर्मर्स जो होता है वो, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? एंटी का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? यहाँ तो ऐसा दिख नहीं रहा है, Zero. जीरो। हाँ, एंटी कन्फॉर्मर्स का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, एंटी कन्फॉर्मर्स का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्या होता है? एंटी कन्फॉर्मर्स का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है। तो ये बात आप लॉजिक लगा सकते हो। तो एंटी कन्फॉर्मर्स, डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी कन्फॉर्मर्स आर ऑलवेज इक्वल टू 0। ओके बेटा, बोल सकते हो, बोल सकते हैं, मतलब सेम ग्रुप। यस सर। देखो अगर डाइपोल मोमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, अगर सेम ग्रुप IIT के अपोजिट है, NIT के अपोजिट, तो कैंसिल आउट, IIT के अपोजिट कैंसिल आउट, दो NIT के अपोजिट कैंसिल आउट। तो आप ये समझिए कि अगर सेम ग्रुप सेम अपोजिट ग्रुप है, सेम के अपोजिट सेम ग्रुप है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। एग्जैक्टली ये बात सत्य है और ये आपको मानना ही पड़ेगा, है या नहीं?
तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ दे रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी कन्फॉर्मर्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक छोटा सा लाइन और लिखूंगा। हाँ बोलिए। फुली इक्लिप्स में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। फुल्ली इक्लिप्स में डाइपोल मोमेंट जो बोल रहे हो आप सबसे ज्यादा होगा। तो देखो डाइपोल मोमेंट जब सेम ग्रुप कॉन्साइड करता है डाइपोल मोमेंट फिर नहीं बनाते हैं हम लोग उसमें। सेम ग्रुप कॉन्साइड करेगा तो क्या डाइपोल मोमेंट यार, सेम ग्रुप कॉन्साइड हाँ करेगा सर। तो उससे डाइपोल मोमेंट का हाँ सर, मेजरमेंट ठीक नहीं है। करते हैं। कर सकते हो डाइपोल मोमेंट ज्यादा कह सकते, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैटर नहीं कर रहा। मैं अभी जीरो वाला बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात बाद में कर रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी कन्फॉर्मर्स, लेकिन एंटी कन्फॉर्मर्स के साथ ये लाइन लिखना पड़ेगा आपको। कभी कभी क्या होता है ना, एंटी कन्फॉर्मर्स जो है सेम ग्रुप नहीं भी रहता है तब भी बोल देते हैं एंटी कन्फॉर्मर्स, बोलेंगे अभी हम, देखना समझाऊंगा मैं अभी आपको। तो एंटी कन्फॉर्मर्स के साथ मुझे एक बात लिखना होगा, एंटी कन्फॉर्मर के साथ लिखना होगा सेम ग्रुप, सेम एंटी कन्फॉर्म डाइपोल मोमेंट एंटी कन्फॉर्मर्स, और यहाँ लिखिएगा सेम ग्रुप आर प्रेजेंट, सेम ग्रुप आर प्रेजेंट। ये लाइन लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि कभी कभी एंटी कन्फॉर्मर्स और भी बोल देते हैं, कैसे बोलते हैं वो बताएंगे मैं भी आपको। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने बाउंडेशन अपने आप को रखा है, क्योंकि सिर्फ एंटी लिख के दे देगा तो दिक्कत है, क्योंकि सिमिलर ग्रुप को भी देखकर एंटी बोल देते हैं। सेम ग्रुप नहीं, सिमिलर ग्रुप, दोनों में अंतर है। सिमिलर ग्रुप और सेम ग्रुप, जैसे मिथाइल इथाइल आ गया उससे भी वो एंटी बोल सकते हैं, बोला जा सकता है, इसीलिए क्योंकि सिमिलर ग्रुप है वो। जैसे IIT और IIT प्लस भाई है, वो एंटी बोल सकते हैं उसको। मैंने यहाँ पे सेम लिखा है, इससे क्लियर हो गया कि अब जो बोलना है आपको IIT ही बोलना, IIT प्लस नहीं बोलना है। तो सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, अपोजिट ना, सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन अपोजिट, देन डाइपोल एंटी कन्फॉर्म सेम ग्रुप आर प्रेजेंट अपोजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऑलवेज लगा दे रहे हैं अब ऑलवेज लगा सकते हैं, ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू 0। एंटी कन्फॉर्मर्स का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, एंटी कन्फॉर्मर्स का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो ये बात मुझे समझ में आ गया, इतने पॉइंट निकाल लिए हमने उसी पूरे उससे। डाइपोल मोमेंट भी समझा मैंने, कन्फॉर्मेशनल इनहांसियोमर्स भी समझा मैंने, ये भी समझा कि कौन कन्फॉर्मर्स है और कौन कन्फॉर्मर्स नहीं है, ये भी समझा। डाइपोल मोमेंट एंटी कन्फॉर्मर मतलब ऐसे समझो, IIT सेम अपोजिट है तो 0, NIT अपोजिट है तो 0, IIT प्लस है तो नॉट 0। नहीं, ये तो समझदारी वाली बात है। तो ये समझ में आया, इतनी बात समझ में आया, इतने पॉइंट्स मैंने Yes, निकाल sir. लिए, इतने पॉइंट्स निकल के आया। इससे आगे और कुछ पॉइंट निकलेगा। अब बात यहाँ पे और आती है, लोगों ने सोचा कि भाई एंटी तो ज्यादा स्टेबल है, जैसा कि आपने बताया एंटी ज्यादा स्टेबल, बट लोगों ने दिमाग तो लगाते रहते हैं, खाली जो व्यक्ति बैठा होता है वो दिमाग लगाता है। हर एक इंसान ये खोजता रहता है कि गलती क्या है इसमें, तो इसमें तो गलती नहीं था। अब लोगों ने सोचा कि एंटी ज्यादा है गॉज से, स्टेबिलिटी ऑर्डर पे लोगों ने सोचना शुरू किया क्या हमेशा एंटी स्टेबल होगा। अब लोगों ने उसमें बोला क्या हमेशा एंटी स्टेबल होगा, तो आंसर है नहीं। क्यों? अब आप सोचो क्यों नहीं होगा, हमेशा एंटी स्टेबल क्यों नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, बताओ। अगर दूसरे कंपाउंड की बात करें तो उन्होंने ऐसे समझाया कि एंटी तब स्टेबल नहीं होगा जब कहीं पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए। जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा तो उस समय गॉज स्टेबल होगा, है या नहीं? समझने वाली बात थी यहाँ पे। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा तो स्टेबल गॉज होगा, एंटी नहीं। क्यों? देखो अभी आ जाएगा आपके सामने। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया सब कुछ? Yes, sir. अगली बात Yes, sir. तो फिर से बोल दीजिए एक बार। हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको कहीं स्टेटमेंट ये लिखा हो कि एंटी स्टैगर्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कन्फॉर्मर्स आ जाए जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे होगा उसमें गॉच में अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? गॉच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा होगा और एंटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा खराब होगा ही नहीं, क्योंकि दो ग्रुप अपोजिट है, अपोजिट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है।
ठीक है, तो इस बेसिस पे यस सर। आप यहाँ पे एक चीज लेंगे। अब मैं थोड़ा कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करूंगा इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अब धीरे धीरे पॉइंट जुड़ने लगेगा, पॉइंट जुड़ेगा, मजेदार हो जाएगा, आपके पास एक बहुत अच्छी थ्योरी मिलेगी, एक अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, तो फायदा देगा आपको। पॉइंट को थोड़े थोड़े तोड़ तोड़ के आप जोड़िएगा ना, तो मजा आ जाता है। अब आप देखिए, अगर मैं बोलूं इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन केस ऑफ, थोड़ा सा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी देखिए, इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप एक एनालिसिस करिए इथेन 1,2 डायोल का, आप इसकी एनालिसिस करिए थोड़ा सा, तो इसका एनालिसिस करिए, तो आप इथेन 1,2 डायोल की एनालिसिस करिए, इथेन 1,2 डायोल का एनालिसिस करिए। इथेन 1,2 डायोल में क्या होगा कहानी, तो अगर आप कोई करेगा तो बच्चा कहेगा सर मैं तो जो सोच रहा हूँ सर ऐसे, एक बार कन्फॉर्मर बना लेते हैं, एक बार कन्फॉर्मर, ज्यादा नहीं बनाना है, मत बनाओ, एक गॉच और एक एंटी बना लो, बस इतना तो बना ही सकते हो, इसमें तो नहीं प्रॉब्लम होगा। आप ये OH है, ये HH है बेटा, ये OH है, ये गॉच बना लिया मैंने बेटा, ये तो आप समझदार हो, समझ गए होंगे, ये आपका गॉच स्टैगर्ड है, ये गॉच है बेटा, और इसका एक एंटी बना लो आप, बस इतने में देख लो, सब मत बनाओ क्योंकि आपको भी मन नहीं होगा सब बनाने का, और मुझे भी नहीं मन है सब बनाने का। ये OH है, H है, H है, OH के अपोजिट OH आ गया, H के अपोजिट H आ गया, H के क्लियर है, क्लियर है, एक गॉच स्टैगर्ड हो गया, एक एंटी स्टैगर्ड। बताइए दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? और पार्शियली और फुल्ली में तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगा, पार्शियल और फुल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रुप एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, चिपके हुए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, चिपक गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कम से कम उसको स्पेस तो दो, तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो गॉच और एंटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और इक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। इक्लिप्स में कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत कराना, क्योंकि दूसरे के साथ चिपक गया ना, वो दूसरे के साथ तो मिल गया, वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं सोच रहा है। इक्लिप्स में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ध्यान रखिएगा, इक्लिप्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कराना है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इक्लिप्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इक्लिप्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कराना है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, गॉच या एंटी? जवाब चाहिए यहाँ पे। गॉच। सर गॉच। यस, इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, IMHB, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी, यहाँ पे गॉच स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। लिखिए फिर, अभी समझ में आया कुछ? गॉच यस स्टैगर्ड सर। इज मोर स्टेबल देन एंटी, तो बस इसी केस में गॉच स्टेबल होगा जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो गॉच स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एंटी, एंटी स्टैगर्ड। अभी ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? गॉच स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एंटी स्टैगर्ड। तो जब इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉच ज्यादा स्टेबल होगा, और अदर केसेस में एंटी ज्यादा स्टेबल, अदर केसेस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? बोलो बोलो, यस सर। ये बात सबको क्लियर हुआ? तो गॉच स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो कभी ये शब्द लिखा हो, देखो हर चीज छोटे छोटे चीजें हैं जिन्हें जोड़ने से पॉइंट बन जाता है। अब आपको देखो, अभी मैंने ये वाला जो पॉइंट लिखा था ना, इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं अभी आपको। देखो ये वाला एक्सप्लेनेशन, ये वाला एक्सप्लेनेशन भी मैं अभी आपको दूंगा, ये वाला एक्सप्लेनेशन भी मैं अभी आपको दूंगा, ये वाला एक्सप्लेनेशन भी अभी मैं आपको देने वाला हूँ। तो समझिए बेटा एक बार, इसको भी समझो, एक और पॉइंट समझते हैं। देखो अगर मान लो आपके पास ऐसा कंपाउंड हो, एक एग्जांपल समझना बेटा, इसको ये लिखा है CH2OH और यहाँ लिखा है CH2F, ठीक? ओके, इसका गॉच बनाओ और एक एंटी भी बनेगा। इसका गॉच कैसा बनेगा? देखो बेटा, गॉच ऐसा होगा, गॉच जो बनेगा वो ऐसा होगा। समझदार है आप लोग, बना ही लेंगे। ये फ्रंट कार्बन पे OH है, H है, H है, और बैक कार्बन पे फ्लोरीन है, H है और H है, और इसके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जानते हो इसको क्या बोलेगा वो? देखना, इसका एक और फॉर्म होगा, इसको एंटी बोलेगा वो, इसको एंटी बोल देगा वो।
क्यों? क्योंकि OH H और एक फ्लोरीन ऐसे आ गया, इसको गॉच ना बोल के एंटी बोल देगा वो ऐसे, अब ये एंटी फॉर्म बोल देगा, देख रहे हो, ये एंटी फॉर्म बोल सकता है वो, और ये गॉच है 60 डिग्री वाला, क्योंकि ये OH और फ्लोरीन को अपोजिट देख लिया, तो OH और फ्लोरीन को अपोजिट देख लिया तो उसको लगा कि एक जैसा कंपाउंड जो है, यहाँ पे OH और फ्लोरीन 60 पे है, यहाँ OH और फ्लोरीन 180 पे है, तो उसको एंटी बोल सकता है, कह सकता है एंटी। तो इसीलिए मैंने आपको सतर्क किया था वहां पे कि एंटी सिर्फ नाम एंटी हो, इसके साथ में IIT साथ होना चाहिए, IIT के अपोजिट IIT, NIT के अपोजिट NIT, IIT के अपोजिट IIT प्लस नहीं होना चाहिए, IIT प्लस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो एंटी स्टैगर जरूर है, लेकिन यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने वहां पे एक सतर्क रखा है अपने पॉइंट को कि एंटी सिर्फ लिखा हो तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, एंटी के साथ ये लिखा हो कि सेम ग्रुप ही अपोजिट में प्रेजेंट है, तो भाई सही है, तब सही। जैसे ये वाला देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो बन जाएगा क्योंकि सेम अपोजिट है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। इस तरह से आप एंटी स्टैगर और गॉच स्टैगर की कहानी को समझो। तो यहाँ पे एंटी स्टैगर में डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, और स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो फिर से वही बात होगी, गॉच इज मोर स्टेबल, गॉच मोर स्टेबल होगा एंटी से, क्यों? क्योंकि गॉच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो गॉच मोर स्टेबल होगा एंटी से। ओके, क्लियर हुआ ये बात समझ में आया क्या? गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी, गॉच स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एंटी, तो समझ में आ गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। दूसरी बात, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहचानने में पूरी तरह से कैपेबल है, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पहचान जाओगे, तो आपको हर एक चीज मिल गया यहाँ से, आप पूरी चीजें मिल गई, आप स्टेबिलिटी ऑर्डर में कहीं गलत नहीं करोगे, हर एक चीजें आप समझ जाओगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगा। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं, अब प्रैक्टिस पे आते हैं। अब हमारा काम प्रैक्टिस पे है, क्योंकि अब तो हमने सब कुछ सीख ही लिया लगभग, गॉच, एंटी, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, डायग्राम वगैरह जितनी भी चीजें थी, कन्फॉर्मेशन, एनांसियोमर कन्फॉर्मेशन, ये सब सीख लिया। अब उसके बाद अगला पॉइंट पे हम जिक्र करते हैं आपसे, जिसके बेसिस पे हम आपको कुछ और बातें भी बताने वाले हैं। उसको देखो, एक IIT JEE का क्वेश्चन है, JEE एडवांस का क्वेश्चन है, उस पर पहले एनालिसिस कर। अब आपके पास क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं, JEE का क्वेश्चन देखिए। एक 2,2 डाइमिथाइल का कन्फॉर्मर्स है, एक 2,2 डाइमिथाइल है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, और इसमें ऐसे दिया हुआ है कन्फॉर्मर, एक कन्फॉर्मर दिया हुआ है, इसको सोचकर समझकर और मुझे आप बताएंगे। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, ये X लिखा है, H लिखा है, यहाँ Y लिखा है, यहाँ CH3 लिखा है, और यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे H लिखा है। बोल रहा है X and Y can be, X and Y can be, इसको आप प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्ट करिए, X and Y can be क्या हो सकता है? 2,2 डाइमिथाइल। ऑप्शन नहीं दिया है कुछ? नहीं, ऑप्शन से क्या जरूरत है, बिना ऑप्शन से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऑप्शन तो दिया ही था, JEE एडवांस का क्वेश्चन है तो ऑप्शन तो दिया ही होगा। तो Y तो हाइड्रोजन ही रहेगा और X ये आप बिना ऑप्शन से सोचिए, मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ बिना ऑप्शन से, आप सोचिए, सोच पाइएगा, इसलिए बिना ऑप्शन से भी सोचा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो देता पड़ता। अगर ऑप्शन ही उसका हाँ सर। तरीका होता तो मैं आपको ऑप्शन जरूर देता, लेकिन ऑप्शन के अलावा भी तरीका है। सर Y सर CH3 रहेगा सर, Y CH3 रहेगा और H हाइड्रोजन। पहले तो डाइमिथाइल ब्यूटेन तो बना लीजिए, स्ट्रक्चर तो सर पहले वो बना Y लीजिए। CH3 रहेगा। HCH3 होना चाहिए तभी तो होना चाहिए। अब मेरे सर साथ 2,2 देखिए, डाइमिथाइल है ना सर, 2 आप अंदाजा डाइमिथाइल लगा है रहे तो हैं, सर, अंदाजा अच्छा लगा रहे 2,2 हैं। डाइमिथाइल है अच्छा सर, तो 2,2 डाइमिथाइल। दोनों एक ही कार्बन में ना मिथाइल। आप समझिए, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपको बनाने नहीं आता है क्या? 2,2 आता डाइमिथाइल है सर, आता है। बनाइए, बनाइए 2,2 डाइमिथाइल का स्ट्रक्चर तो बनाने आता है ना, 2,2 डाइमिथाइल का स्ट्रक्चर बनाइए, 2,2 डाइमिथाइल, या 2,3 कर दें, 2,3 कर दें क्या? 2,3 कर देते हैं, 2,3 कर लो, 2,2 नहीं 2,3 कर लेना, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 बनेगा ना?
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, अभी सही बोला, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 था। मिथाइल भी हो में सकता तो है सर सर। एक ही में 3 ठो आ जा रहे थे मिथाइल। यस सर। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में क्या हो रहा है, नहीं स्ट्रक्चर आ रहा है। चलो मैं बताऊं, इस पर समझाता हूं मैं इसको कैसे बनाना है। आ रहे सर, बस आ गया सर, आ गया। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये होगा, देखो मेरे साथ देखो। सर XCH3 होगा और Y हाइड्रोजन होगा। ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं, आइए मेरे साथ देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को मान लो कहीं बनाना है, कभी बनाना है, मान लो आपको बनाना है, तो कैसे बनाते हैं पहले ये समझनी है मेरे से। देखिए आपके पास 2 हाइड्रोजन कहाँ है, पहले ये देखिए। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, आपको मिल सकता है। इस कार्बन पे मिलेगा कभी आपको 2 हाइड्रोजन, इस हाँ कार्बन पे सर। कभी मिले। यहाँ 2 हाइड्रोजन चाहिए ना आपको, फ्रंट कार्बन में। यस सर। फ्रंट कार्बन में 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे मिल सकता है, इधर आपको नहीं मिलेगा, फिर यहाँ मिल सकता है। तो ये दोनों तो सिमिलर ही है, ये दोनों सिमिलर, ये भी सिमिलर ही है। इसको लो चाहे इसको लो, बात बराबर है। इसको लो या इसको लो, बात बराबर है या नहीं। यस सर। तो 2 हाइड्रोजन आपको किस कार्बन पे मिलेगा, पहले आप इसका एनालिसिस करिए। 2 हाइड्रोजन आपको इसी कार्बन पे मिलेगा, और ये कार्बन यस ये सर। कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सेम है, सब सेम है, मानते हो कि नहीं यस मानते सेम हो? है सर। तो अब मानते हैं यहाँ पे मानते जब इस कार्बन के अलोंग रोटेशन चाहिए, मतलब इस कार्बन को फ्रंट लेना पड़ेगा, इस कार्बन को लेना हैं। यस पड़ेगा सर। फ्रंट, बोलो। इस कार्बन को Yes, फ्रंट, sir. यस इसके सर। बगल वाला ही को बैक यस लेना सर। पड़ेगा भाई। अगर इस कार्बन को फ्रंट लोगे तो इसके बगल वाला बैक होगा कि नहीं होगा। अरे इसके बगल वाला ये वाला कार्बन बैक हो जाएगा भाई, बैक चला जाएगा। ये कार्बन हो गया बैक, और इस बैक कार्बन से क्या क्या लगाए हो, देखो इस कार्बन से फ्रंट कार्बन पे क्या क्या लगा, देखना ध्यान से, देखना पहले इसको समझना मेरे साथ, पहले सीखो उसके बाद बनाना क्वेश्चन। उसके बाद ये देखिए, आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए, पहले एक्सपेंड करिए। CH3 ऐसे, ठीक। आइए यहाँ आइए, CH3, आइए CH3, और यहाँ पे CHHH ऐसे लिखिए, और ऊपर वाला कंपाउंड क्या लिखा है उसको लिखिए, CHH लिखा है। अगला क्या लिखा है, CH3, इधर लिखा है Y, और इधर लिखा है H। नहीं ऐसे ना, ये Y ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छे से लिख लीजिए इसको। ये इधर H लिख लीजिए, इधर Y लिख लीजिए। अब आप इसको कंपेयर करिए, क्या आंसर होगा। आप कंपेयर करिए, फ्रंट कार्बन पे, फ्रंट कार्बन मैंने ये लिया है ना, इथाइल इथाइल सर। फ्रंट कार्बन मैंने ये लिया है ना, और बैक कार्बन मैंने इसको लिया है ना, बोलो। यस सर। अब बस हो गया काम। आप कॉमन वाला पार्ट खत्म करिए। कॉमन पार्ट कौन कौन सा है, कॉमन पार्ट ये है, ये है, इसको हटाइए। एक्स क्या बचा, एक्स एच बचा, एक्स का आंसर एच होगा, एक्स इक्वल टू एच। वाई का आंसर क्या होगा, वाई का आंसर यहाँ देखिए, मिथाइल इथाइल। CH3 कॉमन हो गया, एच कॉमन हो गया, बच क्या गया, ये वाला देखो अंदर क्या होगा, CH3 C3 ये वाई एक्स। ये क्वेश्चन चाहिए एडवांस का, कितना आसान है ये क्वेश्चन। आपके एक Yes, मॉड्यूल sir. में है, एक आपके एक्सरसाइज में है, और एक ये जे एडवांस में है। तो ये क्वेश्चन है, कितना आसान है सोचो। ये क्वेश्चन दिया और बोला एक्स और वाई बताओ, एक्स और वाई बता नहीं दोगे आप। और अगर आपको ऐसा ही कोई और क्वेश्चन दे देगा तब भी बता दोगे आप। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन और दे देगा तो आप नहीं समझ पाओगे कि आपको 2 हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा, 2 हाइड्रोजन यहीं पे मिलता है, ये पता था मुझे। अब 2 हाइड्रोजन यहीं मिलेगा तो एक्स इसी से देखना होगा ना, इसको और इसके रोटेशन से देखना होगा। और अगर एक कार्बन पकड़ में आ गया तो दूसरा कार्बन उसी के एडजेसेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक कार्बन यहाँ का और एक कार्बन लास्ट का, ऐसा तो लेते नहीं। एक कार्बन पहला पकड़ में आ गया तो बैक कार्बन उसके बगल वाला होगा, बस। एक फ्रंट होगा तो दूसरा बैक होगा, तुरंत बगल वाला कार्बन को बैक ले लो, बस काम हो गया। देखो एक्स वाई कंपेयर कर दी कि नहीं कर दिए, एक्स के जगह पे ये आ गया, वाई के जगह पे ये आ गया। कंपेयर दिस इक्वेशंस, कंपेयर दिस, है या नहीं, बात समझ में आया, क्लियर हुआ। ये जेई में आया होगा क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन सेम दिया हुआ है। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बताओ। बन जाएगा बन नहीं, जाएगा। बन जाएगा ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया। आपने स्टेबिलिटी का क्वेश्चन देख लिया, स्टैगर्ड ये सब समझ लिया, वान डेर वाल स्ट्रेंथ, टॉर्जनल स्ट्रेंथ समझ लिया। अब सर आप एक बार फिर बता दीजिए, नेटवर्क कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर बता देते हैं। देखो मैंने ये बोला कि आपके पास
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन यही होता है, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ये होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और आपके इस फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ देखिए, तो 2 हाइड्रोजन आपको इसी कार्बन पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इधर आप कार्बन को लीजिएगा तो 2 हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन को लीजिएगा तो 2 हाइड्रोजन नहीं है, और ये कार्बन सिमिलर है, ये कार्बन सिमिलर है, किसी एक को ले लीजिए, इसको ले लीजिए आप, ये फ्रंट हो गया। अब इस फ्रंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा है और एक X लगा है, तो X के जगह पे क्या आ जाएगा? कंपेयर करिए, ये देखिए यहाँ कंपेयर करने के लिए इक्वेशन बनाया, X के जगह पे हाइड्रोजन आएगा और Y के जगह पे ये वाला ग्रुप आएगा, क्योंकि CH3 कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन है, CH3 कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन है, तो Y जो बच गया वो लिख देना है, आंसर हो गया। यही मैंने बताया आपको, अभी ठीक है? बोलो नहीं, यस Yes, sir. आसान तो है। चलिए अब आते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं, और बातें करते हैं कि तो इतनी बातें हो गई, सब कुछ आप सीख गए यहाँ से, टॉर्शनल भी सीख गए, वांडरवाल भी सीख गए, स्टेबिलिटी भी सीख गए, और डाइपोल मोमेंट भी सीख गए, कन्फॉर्मेशन एनहांसर्स भी सीख गए, कन्फॉर्मेशन डायस्ट्रीमर्स भी सीख गए, और साथ में ऐसे अगर क्वेश्चन आए तब भी आप सीख गए। अब अगला पार्ट आता है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन को और सॉहर्स प्रोजेक्शन को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहला ये हो गया। दूसरा ये आएगा कि न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और इससे क्वेश्चन 2013 का 2013 जेई एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले लिखोगे इंटर कन्वर्जन फ्रॉम, इंटर कन्वर्जन, देखो बेटा इसको पहले आप यहाँ समझना, इंटर कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखो हेडिंग दो इंटर कन्वर्जन, यहाँ से बहुत फायदा मिल जाएगा आपको। इंटर कन्वर्जन सीख जाओगे तो आप समझ लो बहुत चीज सीख जाओगे आप। इंटर कन्वर्जन में पहला लिखोगे न्यूमैन टू सॉहर्स, न्यूमैन टू सॉहर्स, एक बार इसको सीख लो बेटा, न्यूमैन को सॉहर्स में बदलना सीख लो। कैसे बदलेंगे देखो मेरे साथ, देखो आपको आसान लगेगा, देखो आसानी से मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको देखना ही पड़ेगा, और अगर आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन बनाना है तो देखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं आपके पास। ये आ जाइए, COOH लिखा है, ये HH लिखा है, इधर आपका OH लिखा है, ये H लिखा है, और इधर आपका H लिखा है, मान लो ऐसे ही है। तो सबसे पहले लोगों का कहना ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाए आप, तो लोग ये कहते हैं कि पहले इसको इक्लिप्स में बना लीजिए। लोगों का कहना है सही भी है भाई, इक्लिप्स में बना लीजिए। लोग कहते हैं कि पहले आप इसको इक्लिप्स में बदल लीजिए, तो आपको थोड़ा रिजल्ट लिखना आसान होगा। तो आप इक्लिप्स या तो फुल्ली इक्लिप्स बना रहे हैं तो फुल्ली बना लो, पार्सली बना लो, वो आपका मन है भाई, उसमें मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले इसको इक्लिप्स में कन्वर्ट कर लीजिए, मेरा यही पर्पस रहेगा। मैं आपको बार बार यही बोलूंगा, कोई भी कन्वर्जन करिए, कोई भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन करिए तो इक्लिप्स बना के करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा बेटा, गलत नहीं होगा, उससे इतना फायदा आपको रहेगा। COH HH, फ्रंट को चेंज मत करिए, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फुल्ली ही बना ली, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको अच्छा लगेगा, फुल्ली इक्लिप्स बन गया बेटा। अब आपने सोचा बहुत अच्छी बात हो गई सर, तो अच्छा समझा दिया आपने, ये बन गया। अब आप इसको कुछ मत करिए, आप फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन बना लीजिए, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन यही होता है। अब फ्रंट पे क्या लगा है, खींचिए लाइन, COOH लगा है, H लगा है, H लगा है, और बैक पे देखिए COH के पीछे क्या है, COH के पीछे भी COOH ही है, COH के पीछे भी COH है, H के पीछे H है, H के पीछे, बन गया भाई सॉहर्स कंप्लीट, या सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। यस सर। बोला गया कि जब भी आप कोई भी कन्वर्जन करिए, कोई भी कन्वर्जन किसी में भी करिए तो इक्लिप्स बना के करिए, फायदा देता है, क्योंकि आप उसके पीछे पीछे बना लेते हो। जैसे COH HH सर ये बनाया, वाला हाँ, सर ये वाले हेडिंग के बाद बता दीजिए, एक बार ब्रीफ कर दीजिए क्या बोल रहे थे। इंटर कन्वर्जन में मैं नेटवर्क बोल चला रहा था, इंटर कन्वर्जन में न्यूमैन से सॉहर्स कन्वर्जन, न्यूमैन को सॉहर्स में बदलना है, और ये न्यूमैन हमने दिया, और हमने बोला कि न्यूमैन से कभी भी आप सॉहर्स बनाए तो सबसे पहले उसको इक्लिप्स में बदल लीजिए। इक्लिप्स में बदलने के लिए क्या किया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री घुमा दिया, ये बन गया। अब आप देखिए इस फ्रंट कार्बन को उठा के सीधे यहाँ पुट कर दीजिए, ये देखिए फ्रंट हो गया, पुट कर दीजिए, COH ऊपर है, H नीचे है, इधर H नीचे है, और आप देखिए COH के पीछे COH है, H के पीछे H है, इस H के पीछे H, काम कहानी खत्म हो गया, सॉहर्स में कन्वर्जन। तो आपको मैंने ये बोला कि जब भी आप कन्वर्जन करें तो इक्लिप्स का करें, बेहतर रिजल्ट देता है।
क्योंकि पीछे पीछे चीजें मिल जाती है, एक बन गया तो उसके पीछे से बना दो, काम खत्म। इससे फायदा मिल जाता है। सोहर्स को, न्यूमेन को आप सोहर्स में बदल सकते हैं, जैसे आपने न्यूमेन को सोहर्स में बदला वैसे ही आप सोहर्स को न्यूमेन में बदल सकते हैं, है या नहीं? देखो एक और देखो, आ जाएगा, अभी आ जाएगा, एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा थोड़ा और तो आ जाएगा। देखो ऐसे देखो, सो बस 1 सेकंड नीचे कर दीजिए बस। हाँ एक इसको चीज पहले लिख लो, हाँ लिख लो पहले, देख लो अभी समझ में आ जाएगा। इसी के बाद हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे, तो एक 2013 का क्वेश्चन कराकर आज का क्लास लास्ट करेंगे। 2013 का क्वेश्चन करा के आज का क्लास लास्ट करेंगे तो मजा आएगा आपको, है या नहीं? तो आप 2013 का क्वेश्चन बना के आओगे आप, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो कन्फर्मर का क्वेश्चन इधर बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, लेकिन इसका यूज करेंगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे ना तो इसका यूज करेंगे। तो केमिस्ट्री थोड़ा बोरिंग होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री को पढ़ने अगर आप पढ़ोगे ना तो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है। पॉइंट्स तो हर जगह होता है यार, बिना पॉइंट का कहाँ चलता है यार? पॉइंट तो हर जगह होता है, बिना पॉइंट के कहीं कुछ नहीं चलता है। लेकिन आप बहुत सारी चीजें वो समझ सकते हो, भले ये रियल लाइफ में नहीं होता, मैं मानता हूँ अपने रियल लाइफ में हमारी इसकी जरूरत कम होती है, बट तब भी आप इसको सीख जरूर सकते हो, लेकिन उस पर थोड़ा यस सर। मेहनत करना पड़ेगा बस। चलिए फिर आइए भाई, अगला देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको सोहर्स में बदलना है। सोहर्स में बदलिए, इसको सोहर्स में बदलिए। यहाँ लिखा है CH3, यहाँ लिखा है OH, इधर लिखा है H, इधर लिखा है OH, इधर लिखा है CH3 और इधर लिखा है H। और मैंने बोला था कि आप सबसे पहले इसको इक्लिप्स में बदल लीजिएगा। तो बच्चों ने क्या किया, इसको 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। 60 डिग्री क्लॉकवाइज जब इसको घुमाया गया तो कुछ ऐसा बन जाएगा। 60 डिग्री क्लॉकवाइज इसको घुमा दीजिए। तो बच्चे ने कहा सर ऐसा बन जाएगा। अब जैसे मन घुमाइए, उसके कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैं ऐसा घुमा रहा हूँ। ये ऐसे हो गया, ये CH3 इसके पीछे आ जाएगा, ये H के पीछे OH आ जाएगा और इस OH के पीछे H आ जाएगा। बस आप बना दीजिए। फ्रंट कार्बन पे क्या लगा हुआ दिख रहा है आपको? फ्रंट कार्बन पे आपको जैसे लाइन दिख रहा है वैसे खींच दीजिए। ये CH3 है, ये OH है, ये H है। बैक उसके जस्ट पीछे है CH3 और इस OH के पीछे H है भाई, और इस H के पीछे OH है भाई। देख लो, आप चेक कर लो, चेक करके देख लीजिए। ये है इंटर कन्वर्जन, हो गया, कुछ नहीं था। सर हाँ बोलो। सर अगर जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए होते 60 डिग्री तो वही मतलब OH पीछे रख देते तो सही नहीं रहता वो? कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कहीं रहते कहीं से घुमा दो, इक्लिप्स बना लेना बस। हमने बस इतना ही हाँ बोला सर। आपसे, इक्लिप्स बना लेना बस, और उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा आप कुछ मत करिए, ठीक है? हाँ सर ठीक। बस इक्लिप्स बना लीजिए तो हो जाएगा। चलिए आइए एक और पॉइंट पे आते हैं, न्यूमेन को। अब सोहर्स को न्यूमेन में बदल दोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगला पॉइंट पे आइए, न्यूमेन को फिशर में बदलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेन को फिशर में बदलने के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, न्यूमेन को फिशर में और फिर फिशर को न्यूमेन में, यही तो इम्पोर्टेंट है भाई। इसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी तक आपने जितना पढ़ा उन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि जब कन्फॉर्मेशनल आइसोमर नहीं होगा, जैसे मैंने बोला था ना अभी कि अगर कन्फॉर्मेशनल एनहांसियोमर्स नहीं होगा तो कहानी इस पे जाएगी कि नहीं जाएगी, फिशर पे जाएगा ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। इसको देखो, सबसे पहले आपके पास एक ऐसे आया, मान लो ग्रुप आया, इधर आया, देखो ध्यान समझना, ये आया COOH, इधर आया H, इधर CH3, ये आया ऐसे दिया है, ये लिखा है COOH, इधर दिया है H, इधर दिया है CH3, और आप इसको फिशर में बदलने जा रहे हो। तो सबसे पहला काम होगा इक्लिप्स में कन्वर्ट करना। सबसे पहले इक्लिप्स, सबसे पहला काम होगा इक्लिप्स में कन्वर्ट करना। ये तरीका एकदम दिमाग में फिट कर दो कि कोई भी दे हम इक्लिप्स में ही बनाएंगे। आप इक्लिप्स जैसे मन तैसे बना लो, आपका मर्जी। तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा यार, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ 60 डिग्री, तो COH के साथ मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, बड़े बड़े ग्रुप एक साथ रहेंगे तो अच्छा देखने में लगेगा। उसी देखने के अच्छे लगने के कारण मैंने क्लॉकवाइज घुमाया है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इससे आपका क्या बना, इससे COH के पीछे COH आ गया,
इससे क्या हुआ, इससे CH3 इधर आ गया और इससे क्या आ गया, H आ गया इधर। अब आप इसको बस फिशर में डाल दो। इसको देखो, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। ऊपर वाले को फ्रंट ले लो, नीचे वाले को बैक ले लो, कहानी खत्म। ये देखो फ्रंट कार्बन, ये वाला बैक कार्बन। अब देखो फ्रंट कार्बन से क्या है, फ्रंट कार्बन से COOH और राइट में क्या है H, लेफ्ट में क्या है CH3। बैक कार्बन COH के पीछे COH, CH3 के पीछे H, H के पीछे CH3, बन गया फिशर प्रोजेक्शन। भाई ये है फिशर प्रोजेक्शन, इस न्यूमैन का फिशर बन गया। आप बनाइए पहले इक्लिप्स, और इक्लिप्स से फ्रंट कार्बन को बस उठा के यहाँ से उठाइए, यहाँ से इसको और यहाँ पे रख दीजिए। देखिए यही तो आएगा फ्रंट। फ्रंट पे क्या लगा है, COH ऊपर था, ऊपर रख दिए। H नीचे था, राइट में था, राइट में रख दिए। CH3 लेफ्ट में था, लेफ्ट में रख दिए। और COH के पीछे COOH था, H के पीछे CH3 था, CH3 के पीछे H था, बन गया। तो बनाने में कोई मेहनत मैंने किया नहीं, आसानी से मैंने बना दिया, है या नहीं? समझ में आया? क्या न्यूमैन से फिशर बदलना आसान है? इक्लिप्स बना के बदलिएगा, जब भी बनाइए इक्लिप्स बना के बदलिए। इक्लिप्स बनाए, इक्लिप्स बनाने के बाद आपको फ्रंट को बस ऐसे रख देना है। फ्रंट ऐसे था, ऐसे झुका हुआ, उसको आप ऐसे खींच के ऊपर टांग दीजिए। टंग गया वो, ये देखिए टंग गया, देखो ऐसे टंगा, COH ऊपर, H CH3 टंग गया कि नहीं टंग गया, ये देखो ऐसे ऐसे आ गया। फैला दीजिए थोड़ा सा, हो गया, ये बन जाएगा ऊपर वाला। और पीछे कौन है बस देख लीजिए, हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल समझिए, क्योंकि इसी पे तो मुझे बात करनी है। और अभी इस पे एक और देखो, ऐसे एक और देखो, यहाँ लिखा है CH3 HOH, इधर लिखा है OH H CH3, और इसको बदलना है फिशर में। तो सबसे पहले क्या करो, थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा 60 डिग्री। इससे क्या होगा फायदा, इससे फायदा इक्लिप्स बन जाएगा, इससे फायदा होगा इक्लिप्स बन जाएगा। ये बन गया CH3, ये बन गया H, ये बन गया OH। CH3 के पीछे आएगा CH3, उसके बाद OH के पीछे आएगा OH, H के पीछे आएगा H। और अब इसको फिशर में बदल दीजिए। फिशर में फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, फ्रंट को ऊपर रखिए, नीचे बैक को रखिए। फ्रंट कार्बन पे क्या लगा है, खींच दीजिए लाइन, CH3 HOH। H के पीछे क्या है, H है। OH के पीछे क्या है, OH है। CH3 के पीछे क्या है, कहानी खत्म, बन गया भाई। न्यूमैन से फिशर बदलना आसान है, लेकिन जब भी आप कोई भी कन्वर्जन करिए तो इक्लिप्स बना के करिए। इक्लिप्स बना के, चाहे इक्लिप्स आप फुल्ली बनाइए पार्सली बनाइए, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। जैसे भी बनाइए बनाइए, जैसे भी बनाइए बनाइए। ओके चलिए, अब जैसे न्यूमैन से फिशर में बदले तो आपका मन ये भी तो हो रहा होगा कि सर फिशर से न्यूमैन में बदल के बताइए सर, थोड़ा मुझे ये भी तो सीखना है सर आपसे कि फिशर से न्यूमैन में कैसे बदलिएगा सर। और जैसे ही मैं आपको ये सिखाऊंगा वैसे ही मैं आपको दूंगा एक JEE एडवांस का क्वेश्चन जो आपके सामने प्रकट करूंगा। देखिए, इसके बाद मैंने बोला ठीक भाई एक और देते हैं, फिशर से न्यूमैन, FISCHER होता है। फिशर से न्यूमैन, फिशर से न्यूमैन बदलना है। फिशर को मान लो ये दिया है, ये देखा, थोड़ा सा देख लो आप एक बार। यहाँ लिखा है COH, यहाँ लिखा है H, यहाँ लिखा है OH, यहाँ लिखा है OH, यहाँ लिखा है H, यहाँ लिखा है CH3। और इसको बदलना किसमें, न्यूमैन में। कुछ नहीं करो, फ्रंट को जैसे है वैसे रख दो। फ्रंट उठाओ, यहाँ से उठाइए, फ्रंट को पुट करिए, यहाँ फ्रंट को पुट करिए। फ्रंट पुट हो गया, COOH, इधर H, इधर OH। COH के पीछे क्या है, CH3। OH के पीछे क्या है, H, H के पीछे क्या है, OH। कहानी खत्म, बन गया फिशर। देखो यही तो आप इक्लिप्स भी बना के कर रहे थे पहले भी, आप इक्लिप्स बनाइए ऐसे। देखिए COH के पीछे क्या है, CH3, H के पीछे क्या है, OH, OH के पीछे क्या है, H नहीं दिख रहा है। नहीं बन गया, बन गया नहीं बन गया। एक एग्जांपल आप देखिए, एकदम सिंपल है यार, कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं होता।
इससे आसान क्या होगा, इससे आसान कुछ नहीं है भाई। आइए एक और देखिए, एक देखिए और, यहाँ लिखा है क्लोरीन, यहाँ लिखा है ब्रोमीन, यहाँ लिखा है CH3, यहाँ लिखा है ब्रोमीन, यहाँ लिखा है क्लोरीन, यहाँ लिखा है CH3। इसको बदलिए फिशर में और न्यूमैन में, न्यूमैन बनाइए, न्यूमैन में बनाइए। बताइए फ्रंट पे क्या जोड़िएगा, फ्रंट पे क्या, Cl को ऊपर बोलो, यस सर, Br पे CH3 फिर और पीछे Br के पीछे क्या है, Br ही है। CH3 के पीछे क्या है, Cl है, और Cl के पीछे क्या है, CH3। कम खत्म, बन गया कन्फॉर्मर्स। इसी का तो आप न्यूमेन बना सकते हैं। और अब क्वेश्चन है जेई एडवांस का आज का लास्ट आज का क्लास का क्वेश्चन लास्ट है। और नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क बहुत सारा मैं भेज दूंगा, आपको सिर्फ एक छोड़ना है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कन्फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन छोड़ना है बस। चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म का वो पार्ट है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा भी दिया जाएगा। और ऐसे भी आपका एग्जाम 1 वीक डिले हो गया है तो टेंशन नहीं है। मैं जानता था कि सिलेबस उतना कराया नहीं जा सकता है, उतना तो मैं भी समझदार हूँ। तो इसी कारण से अब आपका 1 वीक डिले हो गया है और आपका सॉलिड स्टेट आ रहा है बहुत थोड़ा सा, FCC और HCP तक आ रहा है। उतना तो मैं आपको 1 या 2 क्लास में ही पढ़ा दूंगा, 1 या 2 क्लास का ही है वो क्वेश्चन, तो हमारा उतना काम हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन भी मैक्सिमम कवर कर दिया है मैंने, तो कोऑर्डिनेशन भी इस वीक में हमारी क्लासेस मिल ही रही है अभी, तो कोऑर्डिनेशन की क्लासेस भी होगी। एक क्लास इसको खत्म कर देंगे, पूरा सीओ खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में खत्म। ठीक, चलिए आइए जेई एडवांस की एक क्वेश्चन की बात करते हैं। यही क्वेश्चन था जो हमने ऊपर लिखा है, एक उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है वो मैं बता देता हूँ। उसमें क्वेश्चन दिया है ऐसे, ये Cl है, ये Br है, ये CH3 है, ये Br है, ये Cl है और ये CH3। उसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ था पूरा, उसमें बोला कि मोर स्टेबल कन्फॉर्मर्स बताना है, नंबर ऑफ मोर स्टेबल conformers, number of more stable conformers with non-zero dipole moment, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है जिसका आंसर 0 to 9 में 2013 जेई एडवांस। नंबर ऑफ मोर स्टेबल कन्फॉर्मर्स विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट बनाइए सभी लोग। इस आज का ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आंसर जल्दी बताइए, जल्दी क्लास छोड़ के जाइए फास्ट। नंबर ऑफ मोर स्टेबल कन्फॉर्मर्स विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, जेई एडवांस 2013। देखो इक्लिप्स तो मोर स्टेबल नहीं होता है भाई, तो स्टैगर्ड में ही सोचना है। और स्टैगर्ड में यस सर, स्टैगर्ड में देख लो, स्टैगर्ड ही मोर स्टेबल होता एंटी है। होगा नहीं। और एंटी होगा कि नहीं होगा वो आपको सोच लीजिए। तो 3 तो स्टैगर्ड बनता है भाई, मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ। अब 3 स्टैगर्ड में 3 ही रहेगा सर आंसर, 3 ही लग रहा है सर। 3 लग रहा है सर। 3 ही होगा सर। 3 इज द राइट आंसर, 3 सही आंसर है। देखो कितना जल्दी बन गया, कुछ भी टाइम लगा। यस सर, इसमें कोई एंटी नहीं यस आता सर। है, इसमें सर, कोई एंटी आएगा ही पेन नहीं। भी पेन आएगा का ही यूज नहीं, ही नहीं यस हुआ सर। सर। तो बस हो गया काम आपका, देख लीजिए तुरंत बन गया। 3 आंसर आएगा इसका, तो टाइम नहीं लगा, तुरंत बन भी गया। 3 में आप पहले इसको बनाओगे Cl, इधर Br, इधर CH3, Br के पीछे Br, CH3 के पीछे Cl और Cl के पीछे CH3। इसका एक स्टैगर्ड तो फॉर्म बना ही लो। और स्टैगर्ड ही बनाना, बस तीनों स्टैगर्ड ही बनाना, इक्लिप्स मत बनाना आगे। इसका स्टैगर्ड पहले बना लो यस 60 सर। रोटेशन से, 60 से रोटेशन से, क्योंकि इक्लिप्स स्टेबल नहीं होता है तो इक्लिप्स मत बनाइएगा। स्टेबल इक्लिप्स नहीं बोलते हैं, स्टैगर्ड को बोलते हैं। तो भाई ये Cl, ये Br, ये CH3, इस CH3 के साथ 60 डिग्री रोटेशन दोगे, CH3 ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा Br। और फिर से इसको अब 60 से रोटेट तो किए, अब आगे इसको रोटेट जो करो 120 से करो, 60 से मत करना, तभी ना स्टैगर्ड ही बनेगा। बोलो यस सर, नहीं तो इक्लिप्स बन जाएगा। हाँ, नहीं तो 120-20 के इंटरवल पे करोगे तो स्टैगर्ड बनता है, 120-20 के इंटरवल पे करना। तो आप पहले तो भाई पहले 120 पहला हो जाएगा, पहले के बाद ये बन जाएगा। तो बैक कार्बन को घुमाना है, फ्रंट को तो घुमाना नहीं है।
तो ये Cl, ये Br और ये CH3। अब यहाँ से 120 घुमाओगे तो Br यहाँ आ जाएगा और तुम्हारा Cl यहाँ आ जाएगा और CH3 यहाँ आ जाएगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा। और फिर इसको 120 पे घुमाओ, फिर इसको किसने घुमाया 120 पे, फर्दर 120। फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा, ये बनेगा 120 120 120 पे घुमाइएगा सिर्फ, ठीक है, तभी काम होगा आपका। तो ये बनेगा भाई, फ्रंट को सेम ही रखो, Cl Br CH3, ठीक है, और यहाँ से Cl जो है यहाँ आ जाएगा, ये वाला Br यहाँ आ जाएगा और ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा। अब तो नहीं होगा, 3 ही बनेगा ना, 3 ही स्टैगर्ड बनेगा ना, और कुछ बनेगा, और बनेगा तो पहले वाला ही हो जाएगा। देखो, और अगर 120 और घुमाओगे तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला सेम, ये 3 ही बना, और तीनों में कोई भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, कोई एंटी नहीं है क्या एंटी? बोलो। नो सर। आंसर होगा 3, आंसर आएगा 3। ये आंसर दिया है आपके क्वेश्चन में, है ये आपके मॉड्यूल में दिया, आंसर 3 होगा। मोर स्टेबल कन्फॉर्मर्स विथ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, आंसर इक्वल टू 3। बच्चा क्या सोचता है, देखो बच्चा दिमाग लगाता है, बहुत बच्चे भी दिमाग लगाते हैं। बच्चा याद करके जाएगा क्लास एग्जाम में, वो देखेगा 3 स्टैगर बनता है और 3 में एक एंटी बनेगा, एक कैंसिल हो गया तो बच्चा 2, आंसर 2 टिक करके आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भाई रिस्क मत लीजिएगा, आप क्वेश्चन को खुद से बनाइए, उसके बाद ही आप उसको कंप्लीट करिएगा। ओके, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। तो ये बन जाएगा अब आपसे। और इसके बाद अब आप आपको क्वेश्चन देंगे, वो बनाने के लिए आपको होमवर्क अभी भेज देंगे हम, वो आप बना लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास डिस्कस भी करेंगे, और साथ ही साथ थोड़ी बातें और बता देंगे, जैसे आप कन्फॉर्मेशनल इनहांसियोमर्स। देखो, अगर आपका ये बताना होगा, सुनना थोड़ा सा मेरी बात एक और सुन लो, 1 मिनट और सुन लो। अगर कभी भी आपको मान लो इनहांसियोमर्स बनाना है, इनहांसियोमर्स बताना है, और वो कन्फॉर्मर्स नहीं है, मान लो कन्फॉर्मर्स नहीं है, पहले आपने देखा वो कन्फॉर्मर्स नहीं है, तो उसको तुरंत फिशर में बदल लेना। क्या करना, अगर वो कन्फॉर्मर्स नहीं है तो उसको किस में बदल लेना, फिशर में बदल लेना। और फिशर में बदलने के बाद उसमें देखना कि क्या वो कॉन्फ़िगरेशनल इनहांसियोमर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कॉन्फ़िगरेशनल डायस्टियोमर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। ये बात क्लियर हो रहा है? तो मैं हाँ, सर। बोलना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन देता है तो 2 न्यूमैन प्रोजेक्शन देता है, सुन लो एक बार फिर से, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैं दूंगा तो बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। 2 न्यूमैन प्रोजेक्शन देता है, 1 और 1 2। पहले आपने जज किया कि वो कन्फॉर्मर्स नहीं है, जज किया तो उन दोनों को फिर आप फिशर में बदल लेना, और फिशर में तुम्हें इनहांसियोमर्स भी देखने आता है और फिशर प्रोजेक्शन में तुम्हें डायस्टियोमर्स भी देखने आता है। तो आप कोई टेंशन नहीं होगा। अगर कहीं पर केवल इनहांसियोमर्स लिखा है ना तो वो कॉन्फ़िगरेशनल लिखा है, केवल इनहांसियोमर्स लिखा है वो कॉन्फ़िगरेशनल है। अगर वो कन्फॉर्मेशनल इनहांसियोमर्स लिखा है तभी वो कन्फॉर्मेशनल है, अन्यथा वो कॉन्फ़िगरेशनल है। केवल इनहांसियोमर्स कॉन्फ़िगरेशनल शो करता है, केवल इनहांसियोमर्स कॉन्फ़िगरेशनल शो करता है, केवल डायस्टियोमर्स भी कॉन्फ़िगरेशनल शो करता है बेटा। तो आप 2 अगर दिया हुआ न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो पहले आपको ये जज करना है क्या वो दोनों एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स है या नहीं है। जज किया आपने बेटा, जज कर लिया। अब उस जज करने के बाद, जैसे ही आपने उसे जज किया, उस जज करने के बाद आपको पता चल गया कि ये दोनों कन्फॉर्मर्स नहीं है, तो उन दोनों का फिशर प्रोजेक्शन बना लेना। फिशर प्रोजेक्शन बना के देखना क्या वो इनहांसियोमर्स है। इनहांसियोमर्स देखने का तरीका मैंने सिखा रखा है, कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी देख लेंगे, मिरर इमेज के वाइज भी देख लेंगे, या फिर कॉन्फ़िगरेशन वाइज बेस्ट पड़ेगा आपको, वो देख लेना। तो कॉन्फ़िगरेशन देखा, आपको पता चला कि ये इनहांसियोमर्स है, तो आप टिक कर देना इनहांसियोमर्स। ओके, क्लियर? तो ये बातें आपको यहाँ तक ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं खुद आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा मैं आपको, और साथ ही साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो पहले आप इतना कर लीजिए, कॉपी जरूर पढ़िए, और साथ ही साथ आप मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर बनाइए, बहुत मजा आएगा बेटा आपको। ये बहुत मजेदार टॉपिक था, बहुत मजेदार है, आसान बहुत है, कुछ टेंशन नहीं देगा आपको ये टॉपिक। जो जो चीजें हो रही है वो आपको समझ आ रहा होगा, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, बाय बाय, Thank you, sir. बेटा। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।